अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपरली बिजनेस रिसर्च मेथड के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द रिसर्च प्रोसेस एंड ओवरव्यू। इस तरह मैंने यहाँ पे आप लोग इसका नेम प्रोवाइड किया है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में एक्चुअली हम बिजनेस रिसर्च प्रोसेस को पढ़ेंगे कि जब हमारे इदारे में, वर्क प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में कोई प्रॉब्लम होता है और उसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे इदारे को नुकसान होता है, तो फिर हमें खामखा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग सेज टू अस कि डिसीजन मेकिंग भी यही है कि डिसीजन मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़। डिसीजन मेकिंग तो हम या तब करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकालते हैं, या हमारे पास कोई सोल्यूशन होता है लेकिन वो सोल्यूशन की जब हम कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो होती है तो वो ज़्यादा होती है और बेनिफिट कम होता है। तो इसीलिए फिर हम अल्टरनेटिव पे जाते हैं। तो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं तो बजाय वो पहले वाले सोल्यूशन के हम दूसरा वाला सोल्यूशन एडॉप्ट करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग जब हम करते हैं तो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली ये फाइनल डिसीजन होता है कि अल्टीमेटली किसी भी प्रॉब्लम का कोई सलूशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब सलूशन अवेलेबल नहीं हो तो सलूशन तो हमारे पास तब अवेलेबल होगा जब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन और इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा हमारे पास। तो इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी एक्चुअली ये डिसाइड करती है कि हमने कौन सा डिसीजन मेकिंग करना है। तो डिसीजन मेकिंग जिस तरह मैंने बता दिया कि एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़। तो इसी डिसीजन मेकिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन अगर हो या ना हो तो फिर हमारे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर अवेलेबल हो तो हम डिसीजन मेकिंग ईजिली कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास 3 किस्म के पर्सपेक्टिव्स है, उसको हमें देखना पड़े, तो तब जाके हम डिसीजन मेकिंग के काबिल हो जाते हैं। तो सबसे पहला वाला पॉइंट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है यकीनी सूरत हाल हो, लाइक the person or the manager who is going to make a decision make who is usually engaged in decision making process, they usually ascertain that they must have all the available information that he or she needs for the decision making process. तो हम सर्टेनिटी में ये कहते हैं कि डिसीजन मेकर अगर जानता है कि उसको जो नेचर ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम है, तो नेच बिजनेस प्रॉब्लम उसको उसने ऑलरेडी उसको असर्टन किया हुआ है। उसको पता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, या मैंने इसी के लिए डिसीजन मेकिंग करना था। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है उसको। तो जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है और उसको उस प्रॉब्लम सोल्यूशन के बारे में भी पता है, एक्चुअली हम रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च एक्चुअली बिजनेस रिसर्च जो है वो स्टार्ट ही होती है प्रॉब्लम से। जब प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके लिए बाद में सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड नहीं होता तो हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए सर्टेनिटी में हम ये पढ़ते हैं कि जो होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स, बिजनेस मैनेजर्स हो सकते हैं, तो अगर उनको पता है कि नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन क्या है, तो मेरे ख्याल में अब सर्टेनिटी में ये बिल्कुल एक्यूरेटली हम कह सकते हैं, करेक्टली हम 100% कह सकते हैं कि इस बिजनेस मैनेजर को बिजनेस रिसर्च प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, कि इसको नेचर ऑफ प्रॉब्लम के बारे में भी पता है और सलूशन के बारे में भी पता है। तो अब डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। बिजनेस रिसर्च तो वहाँ पर की जाती है, और वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके। तो वो एक्चुअली बिजनेस होता है। तो सर्टेनिटी का मतलब है जब आपके पास फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपके इदारे का प्रॉब्लम क्या है, कि जिस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे अल्टीमेटली आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो सर्टेनिटी की केस में बिजनेस रिसर्च की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो डिसीजन मेकर होता है ही इज़ कम्प्लीटली सर्टेन अबाउट
both the problem and opportunities and the future outcome as well. So इस केस में हम कह सकते हैं कि the research may not be needed at all. However, perfect certainty, especially about the future, is rare. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन तो इसके पास हो सकता है, उसको प्रॉब्लम के बारे में पता हो सकता है, लेकिन परफेक्ट सर्टेनिटी ये पॉसिबल नहीं है. मतलब ये वो नहीं कह सकता कि मैं 100% ये कह लूँ कि यही प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम की वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ रहा है. तो परफेक्ट सर्टेनिटी तो नहीं हो सकती. हाँ, इतना इन्फॉर्मेशन इसके पास हो सकता है कि जिसकी बेस पर वो डिसीजन मेकिंग कर सके. व्हाट अबाउट सर्टेनिटी? तो सर्टेनिटी में हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती कि हम इन्वेस्टिगेशन कर लें या हम बिजनेस रिसर्च को कैरी आउट कर लें. तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी असल में कहते हैं कि मैनेजर को जनरल आइडिया है अबाउट द नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दे विश टू अचीव, लेकिन हम कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव इज इनकम्प्लीट. इसके पास अल्टरनेटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है या वो जिस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहा है या जिस प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करना चाहता है, उस प्रॉब्लम के बारे में उसको कुछ ना कुछ तो पता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को या XYZ जो भी आपका इदारा है या कोई जगह है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो कुछ ना कुछ उस ऑब्जेक्टिव्स और उस प्रॉब्लम के बारे में तो आपको पता है, लेकिन एक्चुअली आपको अल्टरनेटिव के बारे में पता नहीं है. मैंने इससे पहले सर्टेनिटी वाले पॉइंट में बता दिया कि अल्टरनेटिव एक्चुअली दीज आर द possible solution of any problem, या are the possible symptoms of any problem कि जो आपको उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं. तो इसीलिए कभी कभी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में हमें फिर अल्टरनेटिव के बारे में सोचना पड़ता है. तो जो इफ़ेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, फिर वो रिकॉग्नाइज करते हैं और वो एडिशनल टाइम देते हैं ताकि वो मज़ीद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, ताकि उसको जो नेचर ऑफ डिसीजन है वो क्लैरिफाई हो सके. उसमें जो डिसीजन मेकिंग करना है तो वो उसको भी क्लियर हो जाए और वो सही डिसीजन ले सके. तो इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी जो है, फिर हम डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए फिर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन यहाँ पर अनसर्टेनिटी में अल्टरनेटिव के बारे में अवेलेबल नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पर हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी. जिस तरह सर्टेनिटी में मैंने बता दिया पहले वाले पॉइंट में कि सर्टेनिटी में हमें बिल्कुल भी बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है और हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. अनसर्टेनिटी में हम डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले और हम एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकें. लास्ट वन है एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी असल में कहते हैं कि जो द नेचर ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड इज़ अनक्लियर. जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम हमें क्लियर नहीं है और उसके लिए इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, वो भी वैगो है, और अल्टरनेटिव जो है उसको भी हम मतलब इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू डिफाइन आवर अल्टरनेटिव्स. अल्टरनेटिव्स को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, और ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर नहीं है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है. So this is, I think, by far the most difficult decision situation. तो यहाँ पे हमें खामखा बिजनेस रिसर्च प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है ताकि हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन मिले और हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर डिसीजन मेकिंग कर सके. तो नीचे आप देख लें कि डिसीशंस आर नॉट ऑल द सेम. जिस तरह मैंने आपको ऊपर बता दिया कि हम अगर सर्टेनिटी की केस में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बिजनेस रिसर्च की हमें ज़रूरत नहीं होती. अगर हम अनसर्टेनिटी की केस में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमें
बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, और एम्बिग्विटी में तो भी पड़ती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और इंफॉर्मेशन एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम उसी इंफॉर्मेशन को बेस बना के हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक्चुअली यहाँ पर एक कॉन्टिनम डिसीजन मेकिंग का एक कॉन्टिनम हमने ड्रॉ किया हुआ है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इसी से हमें पता चलता है कि कब और कौन से टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो जब कंप्लीट सर्टेनिटी हो, तो जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि फिर हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी हो तो फिर बिजनेस रिसर्च की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले और उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बिजनेस रिसर्च हमारे पास 3 किस्म के हैं। अब यहाँ पर इस लेवल में हम 3 बड़े बड़े बिजनेस रिसर्च के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज़ जो होते हैं, ये एक्चुअली हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम एग्जिस्ट प्रॉब्लम को क्लेरिफाई कर सकें। क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो रिसर्च होता है, बिजनेस रिसर्च प्रोसेस होता है, तो उसमें फिर हम वी एबल एक्चुअली टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द इनिशियल रिसर्च कंडक्टेड टू क्लैरिफाई एंड डिफाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इदारे में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको क्लैरिफाई करने के लिए और उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्ट करना पड़ता है। मैं एक कोई एग्जांपल देता हूँ एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च का, कि जहाँ पर हम नेचर ऑफ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी वर्क प्लेस हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है कि जहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके स्पाउसेस भी काम कर रहे हैं, मतलब दे आर वर्किंग कपल्स। तो हम उनके बारे में एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं कि इस वर्किंग कपल्स को, इन स्पाउसेस को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग द जॉब आवर्स, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। तो जब हम उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें फिर ये एक प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन प्रोसेस से आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें ऑन साइट चाइल्ड केयर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। क्योंकि इन वर्किंग कपल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इनके बच्चे होते हैं, तो बच्चे इनके साथ जब जाते हैं वर्किंग या वर्क प्लेस में, तो वहाँ पर उनको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ऑन साइट चाइल्ड केयर प्रोग्राम को अगर हम शुरू करना चाहते हैं, तो मज़ीद एक्सप्लोरेशन के लिए फिर हम वर्किंग कपल से रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। तो इसीलिए एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ रिसर्च में हम नेचर ऑफ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्च descriptive research is actually a research designed to describe the characteristics of a population or a phenomena. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ भी ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और मुख्तलिफ ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स हो सकता है, जो कि करंट पॉपुलेशन सर्वे वो कंडक्ट करते हैं। और उसी करंट पॉपुलेशन सर्वे से फिर वो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स को ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट एंड अबाउट द लेबर फोर्सेस। तो मतलब कितना परसेंट लेबर फोर्स है और कितना परसेंट हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है और कितनी परसेंट लिटरेसी रेट है। तो ये हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोसेस में हम इस किस्म की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का।
क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक फूड्स को पसंद करते हैं जो बिल्कुल खालिस हो, कोई केमिकल वगैरह उसमें यूज़ नहीं हुआ हो। तो अगर हम इसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? फिर हम ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के बारे में ये कह सकते हैं कि जो लार्जर सिटीज़ होते हैं और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली वहाँ पर लोग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। और हम इसमें फिर मज़ीद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। एक्चुअली यहाँ पर हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि अबाउट द पॉपुलेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन हम करते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं कि इतने परसेंट लोग लेबर फोर्सेस में हैं, इतना परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतने परसेंट लोग ऑर्गेनिक फूड को पसंद करते हैं। और फिर उस ऑर्गेनिक फूड में जितने भी पॉपुलेशन उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो फिर उसको हम मर्दों में और औरतों में डिवाइड कर सकते हैं। तो औरतों में हम ये भी कह सकते हैं कि अबाउट 45 से लेके 54 एज तक 36% लोग इसको ऑर्गेनिक फूड को पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम अब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो जवान होते हैं, जवान भी और मेजॉरिटी टाइम ये ओल्ड एज के लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फूड को पसंद करते हैं और लेते हैं उसको। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक्चुअली हम परसेंटेज डिफाइन कर लेते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम इसमें डायग्नोस्टिक एनालिसिस भी करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। क्योंकि मैंने आपको दिया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन्स या हम इसमें ये कैलकुलेट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग ऑर्गेनिक फूड एंड हाउ मेनी पीपल आर डूइंग देयर जॉब लेबर सेक्टर और व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये परसेंटेज में, परसेंट्स में और नंबर्स में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट को, कि एक वेरिएबल ऐसा होगा। अच्छा, मैंने ये डायग्नोस्टिक एनालिसिस डिफाइन नहीं किया। कभी कभी हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डायग्नोस्टिक एनालिसिस भी करनी पड़ती है। लाइक हम कभी कभी लोगों की फीलिंग्स के बारे में उनसे पूछते हैं। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। लाइक एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू फील दैट वे। लाइक हमें अपने एम्प्लॉयज़ ये बताते हैं कि हमें अगर ऐसे फीलिंग्स आते हैं इदारे के अंदर तो ऐसे क्यों आते हैं। तो फिर वो हमें अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस के बारे में बताते हैं। तो जब हम बिहेवियर ऐड कर देते हैं अपनी रिसर्च प्रोसेस में कि हम अपनी पॉपुलेशन या हम अपने सैंपल की बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं या उनकी फीलिंग्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, तो फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फिर वो डायग्नोस्टिक एनालिसिस बन जाता है कि हाउ डू यू फील लाइक दैट एंड व्हाई डू यू फील लाइक दैन। आपकी इतना आप इतना सेंटी क्यों हो गए हैं, इसकी रीजंस क्या है, तो फिर वो हमें बता सकते हैं। तो कॉजल रिसर्च द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज कि उसमें हम रिसर्च कॉजल रिसर्च प्रोसेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई cause and effect relationship among variables when the research problem has already been narrowly defined. Causal research हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और हमारे पास कुछ न कुछ वेरिएबल्स भी डिफाइन हो और वो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने चाहिए। लाइक कॉज एंड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। कॉज एक्चुअली कौन सा वेरिएबल बन जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअली कॉज बनता है और डिपेंडेंट वेरिएबल फिर वो उसका इफेक्ट बन जाता है। तो कॉज एंड इफेक्ट के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि हम इस किस्म की रिसर्च को कब और कैसे और क्यों कंडक्ट करते हैं। लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि
जितने भी कंपनीज है, उन कंपनीज का यूजुअली ये एक प्रोसेस होता है कि वो प्राइस को जब बढ़ाते हैं या प्राइस को कम करते हैं तो इसका इफेक्ट सेल्स पे पड़ता है। इसी तरह अगर वो किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज करते हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है सेल्स पे। इसी तरह अगर वो उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करता है तो फिर उसका भी इफेक्ट पड़ता है सेल्स पे। तो प्राइस, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग हमारे पास कॉजेज हो गए हैं, और जो इफेक्ट है तो वो सेल्स है। तो इसीलिए प्राइस, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, और सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। इसका एक दूसरा मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, लाइक ट्रेनिंग एंड प्रोडक्टिविटी। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो फिर उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो इसीलिए इस कॉजल रिसर्च को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट एसोसिएशन। तो अब यहाँ पर अगर हम उस इंफॉर्मेशन, इस सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और एम्बेगुइटी वाली केस को यहाँ पर हम डिस्कस करें, तो मतलब हमें कब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की पड़ती है, हमें कब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, और हमें कब कॉजल रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट सर्टेनिटी, इस कॉन्टिनम के ऊपर हमने ये जो इंफॉर्मेशन ड्रॉ की है, तो इससे ही हमें पता चलता है। कंप्लीट सर्टेनिटी का मतलब है कि हमें बिल्कुल उस नेचर ऑफ प्रॉब्लम के बारे में पता है, और हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट सर्टेनिटी की केस में हम कॉजल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। बस हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से ये हमें नुकसान हो रहा है। तो चूंकि मैंने आपको बता दिया कि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन हो तो फिर कॉजल रिसर्च को हम कंडक्ट करें। तो कंप्लीट सर्टेनिटी की केस में हम कॉजल रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी की सूरत में फिर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी की केस में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं ताकि हम नेचर ऑफ प्रॉब्लम को डिफाइन करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और फिर डिसीजन मेकिंग करें। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कंप्लीट सर्टेनिटी की केस में हम कॉजल रिसर्च करते हैं, एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी की शक्ल में की केस में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डायग्नोस्टिक एनालिसिस भी हम कंप्लीट सर्टेनिटी की केस में करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एब्सोल्यूट एम्बिग्विटी में भी हो सकता है और कंप्लीट सर्टेनिटी, दोनों में पॉसिबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4 जो कि हमने आज स्टार्ट किया, और इसमें हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा। फिर उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमने 3 केसेस को पढ़े, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी। फिर डिसीजन कॉन्टिनम को पढ़ा, और फिर टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल रिसर्च को पढ़ा। तो थैंक यू सो मच।